अब यहां आज की क्लास शुरू होने जा रही है शॉर्ट क्वेश्चन से, और ये शॉर्ट क्वेश्चन वो हैं जो आपको 1, 2 और 3 इनमें देखने को मिल सकते हैं। यानी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के जितने भी टाइप के आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को इकट्ठा ले लिया गया है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से फिर से 100 नंबर की तैयारी करते हैं। अब अगर बात करें तो सबसे पहला चैप्टर आपका आता है रिलेशन एंड फंक्शंस। अब रिलेशन एंड फंक्शंस में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-1 ऑन टू के, यही पूछे जाते हैं 3 नंबर में। क्यों? क्योंकि अगर कोई रिलेशन का क्वेश्चन बनता है तो रिलेशन का क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि वो ज्यादातर 5 नंबर का है, तो 3 नंबर में आपके सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं, वो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसी से पूछे जाते हैं 1-1 ऑन टू से। तो 3 नंबर के क्वेश्चंस के लिए 1-1 ऑन टू आपको करने बहुत जरूरी है। अब जैसे कि स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्या कहता है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द फंक्शन इज 1-1 ऑन टू। हमें चेक करना है कि किस किस केस में फंक्शन 1-1 है और ऑन टू है। मेरा पहला फंक्शन दिया हुआ है रियल से रियल नंबर तक और फंक्शन है 3-4x। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर्स तक का, और फंक्शन क्या दिया हुआ है? 3-4x। अब ये बोर्ड एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है किसके लिए? 1-1 ऑन टू टॉपिक में से। अब अगर इसे आपको 1-1 ऑन टू करना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या आती है? तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि आप इसे 1-1 कैसे करेंगे। अब 1-1 करने के लिए fx1 किसके बराबर होना चाहिए? fx2 के। आप सबको पता होगा 1-1 के लिए गिवन कंडीशन होती है कि आपका जो फंक्शन fx1 है वो किसके बराबर रहता है? fx2 के। अब fx1 का मतलब क्या है कि x की जगह कौन आ गया? x1। तो यहां पे भी क्वेश्चन में x की जगह कौन आ जाएगा? x1। सेम fx2 का मतलब क्या है? यहां x की जगह कौन आ गया? x2। ठीक है, तो यहां पे भी आपका x की जगह क्या आ जाएगा? x2। अब इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस, 4 से फिर 4 कट जाएगा, और ऐसे ही सारी वैल्यू कटने के बाद x1 किसके बराबर आ जाएगा? x2 के। और अगर आप fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं और x1 बराबर x2 आ जाता है, इसका मतलब कि आपका फंक्शन 1-1 है। इसका मतलब यही है कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा है? 1-1 है। तो 1-1 के लिए आपको सिर्फ इतना काम करना है कि fx1 को किसके बराबर लेके चलना है? fx2 के, और वहां से देखना है कि क्या x1 x2 के बराबर है या नहीं है। अब अगर बात करें ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है? तो ऑन टू के लिए जो भी आपको फंक्शन fx है, आप उसको क्या मान सकते हो? y। फंक्शन fx को क्या मान लेना? y मान लेना। अब y मानने के बाद आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3-y। x मल्टीप्लाई से किस में आ जाएगा? डिवाइड में। अब जो फंक्शन था वो रियल नंबर से रियल नंबर था, मतलब x की वैल्यू भी रियल नंबर होगी और y की वैल्यू भी रियल नंबर। तो मैं y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख के देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं y की वैल्यू को 1 रखता हूं, तो जो मेरा x है, जो कि y है, y की वैल्यू 1 रियल नंबर है, उसे पुट करने पे जो x बन रहा है 1/2 वो भी रियल नंबर है। मतलब हर एक y रियल नंबर लेने पर x भी क्या बनेगा? एक रियल नंबर। तो ऐसे केस में जब ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, क्वेश्चन कह रहा है ना हर y को रियल नंबर लेने पर x भी हमेशा क्या बनना चाहिए? रियल। और अगर ये कंडीशन जस्टिफाई होती है तब आप कहते हैं कि फंक्शन क्या है आपका? ऑन टू है। फंक्शन क्या है आपका? ऑन टू। तो 1-1 ऑन टू के लिए आपको 2 कंडीशंस करनी है। एक बार तो आपको 1-1 चेक करना है, 1-1 के लिए fx1 को किसके बराबर लेकर देख लेना? fx2 के। और ऑन टू के लिए आपको कुछ नहीं, x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि y की फॉर्म में आएगी। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को 1-1 ऑन टू कर सकते हैं। अब 1-1 ऑन टू के और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, fx बराबर 1 + x²। fx किसके बराबर दे दिया जाता है? 1 + x² के।
अब ये फंक्शन कहीं से कहीं भी दे सकता है, मैं ले लेता हूं इसे नेचुरल से नेचुरल, रियल से रियल भी हो सकता है, इंटीजर्स से इंटीजर्स भी, बट मैं इसे क्या ले लेता हूं कि कहां से कहां तक है, नेचुरल से नेचुरल तक है। फिर से अगर आपको 1 1 चेक करना है, 1 1 चेक करने के लिए आपको fx1 को किसके बराबर लेना पड़ेगा, fx2 के। तो fx1 को अगर आप fx2 के बराबर लेके चलते हैं तो 1 प्लस x1 का स्क्वायर, x2 पुट कर दो इस बार, 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है एक बार माइनस का और एक बार प्लस का। एक बार कंपेयर करेंगे तो यहां से इसे 0 के बराबर लेंगे तो x1 बराबर x2, और इसे 0 के बराबर लेंगे तो x1 बराबर माइनस x2। अब अगर यहां देखें तो x1 बराबर x2 तो आ रहा है, बट उसके साथ एक और आ रहा है x1 बराबर माइनस x2। बट अगर मैं x2, देखो कोई भी वैल्यू है x की है चाहे y की है, वो सारे के सारे क्या रहने चाहिए, नेचुरल नंबर। अब मैं यहां x2 को कोई भी नेचुरल नंबर ले लूं, जैसे कि 1 या 2, अगर मैं यहां कोई भी नेचुरल नंबर ले लूं तो आपको नहीं लगता x1 की वैल्यू -1 हो जाएगी अगर x2 को 1 लिया गया तो, या मैं यहां इसे 2 लूं तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यहां x1 की वैल्यू -2 या -1 के बराबर आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x2 को नेचुरल नंबर लेने पर, इसका रीजन क्या है, x2 को नेचुरल नंबर लेने पर x1 क्या नहीं बन रहा, नेचुरल नंबर नहीं बन रहा, नेगेटिव बन रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे ये आंसर पॉसिबल नहीं है, यानी मैं इस आंसर को नहीं ले सकता। तो मेरा x1 किसके बराबर बचता है, x2 के, और x1 अगर x2 के बराबर आता है और किसी के बराबर नहीं होना चाहिए, x1 सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर आना चाहिए, x2 के, तब मैं कह सकता हूं कि फंक्शन ऑलरेडी क्या हो जाएगा मेरा 1 1। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन चेक करते हैं आप, तो ऑन टू के लिए चेक करते हैं कि जो भी फंक्शन दे रखा है उसे y की फॉर्म में ले लो, और यहां से x की वैल्यू चाहिए ना, तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। तो क्या y को कोई भी नेचुरल नंबर लेने पे x नेचुरल नंबर बनेगा, भाई क्वेश्चन तो ये कह रहा है y को कोई भी नेचुरल नंबर लो तब x भी क्या बनना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो मैंने y को 3 लिया जो कि नेचुरल नंबर है, बट उस वक्त पे x जो आया वो √2 आया, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो मतलब ये तो नेचुरल नंबर बन रहा है बट ये नेचुरल नंबर नहीं बन रहा, और ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है तो आप कहेंगे f इज नॉट ऑन टू, क्योंकि ये हमारी इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता ना, ठीक है, क्या नेचुरल नंबर नहीं बनता। तो अगर नेचुरल नंबर नहीं बनता तो आप कहेंगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो f इज नॉट ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू में ये आपको बड़े ध्यान रखना है कि कब आपका 1 1 है और कब 1 1 के लिए कंडीशन ये होगी, और ऑन टू के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जहां डोमेन आ रहा है क्या कोडोमेन की वैल्यू लेने पर मतलब हमारा डोमेन सही बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इस तरीके के क्वेश्चन 1 1 ऑन टू के बहुत ज्यादा आपके पूछे जा रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको पता ही है, ठीक है, रिलेशन और फंक्शन का है, जो मैंने आपको कल भी पढ़ाए थे, तो ये उसी तरीके का है। तो आई होप आप रिलेशन और फंक्शंस के क्वेश्चंस, ये देखो एक ही तरीके के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आई होप आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को 1 1 ऑन टू करना है तो आपको सेम ही तरीका है, आप उसी तरीके से कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 2 और 3 में से एक करके दिखा देता हूं, ठीक है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, दोनों ही पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। fx दिया हुआ है x - 2 से x - 3 तक, x - 2 x - 3, ठीक है। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 भी करके देख लेते हैं, और जिनको आता है वो जरा करके दिखा दो, ठीक है, अगर आपको आता है तो आप जरा करके दिखा दें। रियल नंबर होगा 3 छोड़ के, और ये कह रहा है रियल नंबर होगा 1 छोड़ के। चलो भाई, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अगर आपको 1 1 चेक करना है तो 1 1 चेक करने की वही कहानी है, fx1 को किसके बराबर ले लो,
fx2 के। अब यहां fx1 लोगे तो x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 बनेगा, और यहां fx2 लोगे तो x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। मतलब सारे केसों में यहां x1 है तो सारा x1 आ जाएगा, यहां सारे केसों में क्योंकि यहां x2 है तो यहां सारे ही केसों में क्या आ जाएगा, x2। अब इनकी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, x1 x2 के बराबर आ जाएगा, और अगर बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, 1 1 है। बराबर आ जाता है तो हम यही कहते हैं ना कि फंक्शन क्या है, 1 1। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई लेके आप काटापीटी करोगे तब आपका fx1 किसके बराबर आ जाएगा, वो x1 किसके बराबर आ जाएगा, x2 के। ऑन टू के लिए आपको जो भी दे रखा है उसे क्या मान लो, y। अब इधर लेके आएंगे आप डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा yx माइनस 3y x माइनस 2। x एक तरफ कर लो, y एक तरफ कर लो, yx माइनस x। इस x को इधर और इस 3y को उधर कर दो, x कॉमन कर लो, मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब इसमें पुट करके देख लो y को। क्वेश्चन कह रहा है y आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो 1 छोड़ के, और x भी रियल नंबर आना चाहिए 3 छोड़ के। तो आप y को कोई भी रियल नंबर ले लो 1 छोड़ के, 1 के अलावा कुछ भी ले लो, 2 ले लो, जैसे आप एक रियल नंबर ले रहे हो, 2 लेंगे तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 4 आ जाएगा x की वैल्यू, जो कि एक रियल नंबर है। इसी तरीके से आप y को कुछ भी ले लो, x एक रियल नंबर ही निकल के आएगा, जिससे ये पता चलता है, ठीक है, कि ये जो आपका फंक्शन है वो ऑन टू ही रहेगा, क्योंकि आप y की किसी भी वैल्यू को ले लो x रियल नंबर ही बनेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं बन सकता। तो आप चैट कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आप 1 1 और 2 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जो भी आपका 1 1 और 2 का क्वेश्चन जिस भी तरीके से आपसे पूछा जाता है आप कर सकते हो। तो ये 1 1 और 2 का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। चलो अब अगर आगे चले तो आई होप आप 1 1 और 2 के क्वेश्चंस कर लेंगे। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा बन सकते हैं वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। अब बड़े प्यार से एक एक करके जरा इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो ये क्वेश्चंस हैं इन्हें आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। अब जो cos की डोमेन कह लो, ठीक है, या रेंज कह लो, जो मर्जी आप कहना चाहते हो वो कह लो, वैसे आपको कहना चाहिए रेंज। जो cos की रेंज है वो आपकी कहां से कहां तक होती है, वो होती है 0 से पाई तक, और ये जो वैल्यू है ये पाई से बड़ी है। तो जब रेंज 0 से पाई तक होती है और ये वैल्यू पाई से बड़ी है तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको इसे रेंज के अंदर लाना पड़ेगा, और रेंज के अंदर लाने के लिए आपको इसे ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने का तरीका बड़ा सिंपल है, कैसे कर सकते हो, 6 का ऐसा टेबल पढ़ो जो 7 के आसपास पहुंच जाए, तो आप पढ़ोगे 6 1 जा 6, क्या पढ़ोगे 6 1 जा 6 प्लस, अब 6 1 जा आप 6 पहुंच गए, आपको टोटल कितना जाना है 7, तो एक और जोड़ना बाकी है। अब अगर आप इसका एलसीएम लेके देखोगे ना तो वापस 7 पाई बाई 6 ही बन जाएगा। तो मतलब क्या है, आप नियर बाई टेबल पढ़ो और उसमें वो ऐड कर लो जितना आपको उस वैल्यू पहुंचने के लिए जरूरत है, सब्ट्रैक्ट कर लो या ऐड कर लो, जो भी हो। अब cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। अब अगर cos इनवर्स के अंदर माइनस है तो cos इनवर्स के अंदर माइनस को पाई माइनस करके लिखते हैं, उस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस, cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो ये पाई माइनस पाई बाई 6 बनेगा, जो कि होता है 5 पाई बाई 6,
ये आपका आंसर बनेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन 2 नंबर में बिल्कुल दिया जा सकता है। 2 नंबर के लिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से तैयार हो जाता है, ठीक है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से वैसे 2 नंबर के आएगा भी। इसी तरीके का एक क्वेश्चन उम्मीद है कि बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन से आप कर लेना, ठीक है, 2 नंबर में बिल्कुल आ सकते हैं। अब अगर इसके बाद, ठीक है, अब अगर इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे किया जा सकता है उसे देख लेते हैं। अब ध्यान से देखें, साइन इनवर्स के अंदर क्या दिया हुआ है, 1/2। तो आप सबको पता होना चाहिए साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। तो साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर, यानी π/6 पर। तो ये जो साइन इनवर्स 1/2 है, इसमें साइन की वैल्यू π/6 पे होती है। तो यहां पे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू, इसकी जगह पूरी की जगह क्या आ जाएगा, π/6, क्योंकि उसकी वैल्यू 1/2 π/6 पे होती है। तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा टोटल π/6। 2 से यहां काटेंगे तो ये क्या हो गया, π/3। तो tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 यानी cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, वैल्यू रख दी। 2 से 2 काटा तो क्या बचा, tan इनवर्स 1। अब आपको सोचना है tan 1 कब होता है। भाई इनवर्स के अंदर वैल्यू निकालने का तरीका है, बस आपको ये सोचना है tan 1 कब होता है। तो tan किस एंगल पे 1 होता है, तो tan जो 1 होता है वो होता है 45 यानी π/4 पे। तो आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर π/4। तो ये ध्यान रखना कि tan 1 कब होता है। तो tan 1 जब होता है जब एंगल क्या होता है, π/4। तो π/4 पे आपका 1 हो जाता है। बस आपको इतना ही करना था। तो ये तो सिंपल था कि आपको इसमें प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्व करनी थी, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको प्रिंसिपल वैल्यू को सॉल्व करना था। तो आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी करके जाएं, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को जरूर कर लेना। अच्छा ठीक है, शौर्य अभी कर देते हैं, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन करा देते हैं 1-2। वैसे इसमें डोमेन और रेंज का होना चाहिए था, बट कोई टेंशन ना लो, रेंज से तो क्वेश्चन बनना मुश्किल है वैसे, ठीक है। तो शौर्य हम आपको डोमेन के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करा देते हैं, रेंज से बनना थोड़े कम चांसेस हैं। ये सारे डिस्कस कर लेते हैं, आपको फिर 1-2 क्वेश्चन डोमेन के करा देंगे। अब अगर इसकी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कुछ दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो 8 की तरफ चलते हैं। 8 कह रहा है प्रूव दैट tan 1/2 cos इनवर्स √5/3 को प्रूव करना है ना, इक्वल, ठीक है, इक्वल प्रूव करना है। तो अगर मैं tan है तो इधर लाऊंगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/2 cos इनवर्स √5/3 इक्वल्स टू tan इनवर्स, और इसे लिखा जा सकता है 3 माइनस √5/2। अब ये जो 2 डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो cos इनवर्स √5/3 इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स 3 माइनस √5/2, ये हो जाएगी वैल्यू। अब उधर जो 2 tan इनवर्स है उसे आप लिख सकते हो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, 2 बार लिखा जा सकता है। तो जब उसे 2 बार लिखा जा सकता है तो मतलब आप उसे लिख सकते हो tan इनवर्स 3 माइनस √5/2 और साथ ही साथ प्लस tan इनवर्स 3 माइनस √5/2। अब आप इधर आइडेंटिटी लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एक ही आइडेंटिटी मैंने आपको जनरली बताई है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है। तो ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई 3 माइनस √5/2 प्लस 3 माइनस √5/2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी दोनों की मल्टीप्लाई 3 माइनस √5/2 इंटू 3 माइनस √5/2। इसे सॉल्व करके जो वैल्यू आपकी बनेगी फिर आपको ट्राइंगल लगाना है, ठीक है, क्योंकि इधर वैल्यू कॉस में बनेगी, cos इनवर्स √5/3,
इधर वैल्यू tan में बनेगी, फिर ट्राइंगल लगा के चाहे इससे tan बना लेना, और ट्राइंगल लगाने की भी जरूरत नहीं है, जो आपकी वैल्यू यहां tan में आ रही है इसको भी उतना ही tan इनवर्स में लिख दो, सीधा सिंपल आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। अब ये क्वेश्चन आपका बन सकता है तो लॉन्ग में बन सकता है, लाइक 3 मार्क्स में आपको दिया जा सकता है या फिर 5 मार्क्स में, लेकिन हाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से इतने लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, बट अगर आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर एक बार अटेम्प्ट कर लेना कि किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी लॉन्ग क्वेश्चंस में से ही एक है, ठीक है, इसके आने के चांसेस भी थोड़े कम है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से उतने आ नहीं सकते, बट अगर आ जाता है तो आप कैसे करेंगे? तो सिंपल तरीका क्या है, आप x है ना, x के नीचे क्या मान लो 1। अब आप जानते हो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है tan? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि बाहर cos है तो आपको इस tan को कैसे भी करके ट्राइंगल बना के किस में लाना है? cos इनवर्स में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह क्या रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं आपको tan इनवर्स के अंदर से पता चला ना x परपेंडिकुलर है और 1 बेस है, तो हाइपोटेनियस आ रहा होगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना आ रहा होगा? √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि बाहर cos है, देखो बाकी क्वेश्चन को ऐसे ही रहने दो, साइन ऐसे ही रहने दो, कॉट इनवर्स ऐसे ही रहने दो, कॉस भी ऐसे ही रहने दो, बट इस tan इनवर्स को चेंज करके cos इनवर्स कर लो, और cos होता है cos इनवर्स, ठीक है। तो cos जो होता है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां बेस कितना है? 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे क्या होगा? cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ वैल्यू इतनी बचेगी, साइन cot इनवर्स 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो बाहर साइन है और अंदर क्या है? cot इनवर्स, तो मतलब मुझे इसे ही साइन इनवर्स बनाना है, इसी cot इनवर्स को क्या बनाना है? साइन इनवर्स, ताकि ये साइन इनवर्स इस साइन से कैंसिल हो जाए। भाई जैसे हमने इस tan को cos इनवर्स बनाया, क्यों बनाया? ताकि cos इनवर्स से क्या कैंसिल हो जाए? cos कैंसिल हो जाए। उसी तरीके से इस cot इनवर्स को भी हम क्या बनाएंगे? इस cot इनवर्स को हम साइन इनवर्स बनाएंगे ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। और बनाने के लिए फिर से एक ट्राइंगल लेंगे। cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू फिर से क्या आ गई? 1। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई? √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे जब आप पाइथागोरस लगा के निकालोगे तो ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसे आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते हो तो हो जाएगा साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस है √2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आपस में कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा जो उसने मांगा है, यही, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ट्राइंगल बना के इस तरीके से उसे सॉल्व करना है कि एक एक करके वो सारे आपस में कैंसिल हो जाए और वैल्यू बच जाए आपके पास फाइनल, ठीक है। जो भी वैल्यू हो वो फाइनल आपका आंसर हो जाए। अब डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें तो इसमें है नहीं, वैसे क्वेश्चन में लिख देता हूं। डोमेन का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वो ऐसे आ सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, बिल्कुल ये आपको आना चाहिए। फाइंड द डोमेन ऑफ, ऐसे दिया जा सकता है cos इनवर्स 2x - 1, ऐसे दिया जा सकता है कि आप डोमेन फाइंड करो किसका? cos इनवर्स 2x - 1 का। उसके लिए ना आपको जिस भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वो डोमेन चाहता है, उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपको डोमेन पता होना चाहिए। जैसे यहां cos इनवर्स की बात हो रही है, तो cos इनवर्स का जो डोमेन होता है ना, तो cos इनवर्स का डोमेन होता है 0 से लेके 1 तक। cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है? 0 से लेके 1 तक। अब इसके बीच में वो वैल्यू लिख लो जो आपकी दी हुई है।
अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे सिर्फ x छोड़ना है। x छोड़ने के लिए आपको -1 हटाना पड़ेगा। -1 के लिए सब में क्या ऐड कर लो, 1। सब में क्या ऐड कर लो, 1। तो सब में ऐड 1 करोगे तो 0 में 1 ऐड होगा 0, यहां 1 ऐड होगा तो 2x, और यहां 1 ऐड होगा तो 2। अब यहां x बचाने के लिए सबको डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है ना, तो डिवाइड बाई 2 कह के या डिवाइड 2 कह के, तो एक्चुअल में आंसर क्या आ जाएगा कि आपकी इसकी डोमेन आ जाएगी 1/2 से लेके 1 तक की। तो डोमेन निकालना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, बट आपको पता होना चाहिए कि उस इनवर्स फंक्शन की डोमेन कहां से कहां लाई करती है। जैसे यहां 0 से 1 लाई करती है, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी की -1 से 1 करती है तो आपको उसे उस तरीके से करना पड़ेगा जैसे, ठीक है। तो आपको सारे डोमेन याद होने चाहिए डोमेन का क्वेश्चन करने के लिए, तो बस चलो। अब डोमेन का क्वेश्चन अगर आपको 1-2 और करने हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप निकाल सकते हो साइन इनवर्स √1 - x² का, या फिर आप निकाल सकते हो sec इनवर्स 2x का। इस तरीके से आप 1-2 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इनके आप डोमेन अपने आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की। देखो हमें थोड़ा सा तो तेज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वरना अगर हम थोड़ा सा तेज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतने कम क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस बहुत हैं, तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी इनको कवर करके चलना पड़ेगा। अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अगर आप सारे क्वेश्चन ध्यान से देखो तो मेन जो क्वेश्चन हैं वो प्रॉपर्टी पे हैं, और आप सबको एक एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि किस प्रॉपर्टी में हम क्या यूज करते थे। अब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के लिए मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं, आप जरा उन्हें लिख लो अगर किसी की लिखी हुई नहीं है तो। एक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एक सिंपल प्रॉपर्टी पहली, अगर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो वो निकलेगा डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 से, यानी डिटरमिनेंट ए की पावर ऑर्डर -1, ये पहली होती है। उसके बाद अगर किसी को a डॉट एडजॉइंट ए निकालना है तो वो निकलेगा डिटरमिनेंट a की पावर n से। यहां n ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का क्या ऑर्डर है। अब अगर आपको निकालना है के ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर कोई कांस्टेंट के है, तो उसे आप सॉल्व कर सकते हो के की पावर n और a की पावर, मतलब डिटरमिनेंट ए। अब आपको निकालना है अगर किसी में ए का ट्रांसपोज, तो उसे आप सीधा निकाल सकते हो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर करके, ठीक है। सीधा कैसे निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट ए का क्या करके, स्क्वायर करके। चलो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो इसी तरीके की ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब अगर बात करें पहली प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ये ट्रांसपोज है, जिसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट -3 है, तो बताइए उसके ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू आप निकाल सकते हो डिटरमिनेंट ए के क्या से, स्क्वायर से, और डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज के स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। यानी चाहे ए स्क्वायर से निकालो चाहे ए ट्रांसपोज के स्क्वायर से, वो एक ही बात होती है। तो मतलब अगर आपको डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज चाहिए, मतलब यही चाहिए ना आपको, तो वो निकाला जा सकता है ए ट्रांसपोज के स्क्वायर से। तो मतलब पहले क्वेश्चन की अगर मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, ए ट्रांसपोज को डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज का क्या कर सकते हो, स्क्वायर। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कितना दिया है क्वेश्चन ने, -3, तो मतलब आप -3 का क्या कर सकते हो, स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा आपकी आइडेंटिटी पर बेस्ड था कि कैसे आप ए और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। तो वो निकालने के लिए बस आपको पता होना चाहिए, आप उसे लिख सकते हो डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये सीधा आप इसे अप्लाई कर लो तो हो जाएगा। अब 11th क्वेश्चन क्या कहता है? 11th क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ कि जब ये सिंगुलर है, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर जब होती है जब उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है? 0। ये कंडीशन सिंगुलर की होती है। ये कंडीशन किसकी होती है? सिंगुलर की। जब किसी का भी डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है तब कहा जाता है कि वो मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट सिंगुलर है। तो मतलब अगर ये सिंगुलर है तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा किसका? 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, 2, 4। इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 20 माइनस 4x, ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। 20 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये माइनस के 6x और 20 में से ये जाएंगे 18 माइनस 6x बराबर 0 होगा। यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू 3 आ रही है। तो उसने यही पूछा था x की वैल्यू बताओ जबकि डिटरमिनेंट क्या हो? सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर जब होते हैं जब इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0। तो डिटरमिनेंट को 0 के बराबर लो और वहां से क्या निकाल ली? x की वैल्यू। इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, चलो चलो ठीक है। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, इसे बड़े प्यार से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जो दिया है वो दिया है एडजॉइंट ए, जो कि 64 दिया है। अभी अभी मैंने आपको बताया एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का मतलब क्या है? डिटरमिनेंट ए की पावर ऑर्डर माइनस 1। ऑर्डर क्या है इसका? 3। तो मतलब यहां क्या होगा? 3 माइनस 1। अब यहां से अगर आप देखें तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना दिया हुआ था? 64। और ये क्या था? डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। बस आपसे डिटरमिनेंट ए नहीं मांगा, आपसे मांगा है डिटरमिनेंट 3a। अभी अभी हमने आपको एक और बात बताई कि कोई भी कांस्टेंट टर्म ना डिटरमिनेंट से बाहर जब आती है जब उसके ऊपर ऑर्डर लग जाता है, ठीक है। तो ये 3 जब बाहर आएगा जब इसके ऊपर ऑर्डर लग जाएगा। तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ऐसे लिख सकते हैं तो 3 की पावर 3 क्या हो गया? 27। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है? 8। अब अगर इसे आप पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 216। 27 इंटू 8 होते हैं 216। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रॉपर्टी पर दिए हुए हैं ज्यादातर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इसी तरीके से प्रॉपर्टी पर ही आता है। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करना। प्रॉपर्टी पर ही दिया हुआ है, हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कर लो जरा। चल, अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो आपको इसमें दिया हुआ है डिटरमिनेंट 3a का किसके बराबर? के डिटरमिनेंट a के बराबर। मैंने अभी अभी बताया कि अगर इस 3 को डिटरमिनेंट से बाहर निकालना है तो इसकी पावर पे ऑर्डर आएगा। तो ऑर्डर कितना है? 3। तो मतलब अगर मुझे ये 3 बाहर निकालना है तो इसकी पावर पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यही तो कह रहा हूं मैं। अब डिटरमिनेंट ए से क्या कट जाएगा? डिटरमिनेंट ए। 3 की पावर 3 होता है 27 और इधर क्या बचा? के। आगे के की वैल्यू, क्वेश्चन में के की वैल्यू ही तो मांगी थी आपसे। तो मतलब अगर आप प्रॉपर्टी सही अप्लाई कर देते हो, ठीक है, तरीके से करते हो, तो आपको आंसर वो मिल जाएगा। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी सही तरीके से अप्लाई करनी आनी चाहिए।
अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3, उसका एडजॉइंट ए 225 है, डिटरमिनेंट निकालना है ए ट्रांसपोज का। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला डिटरमिनेंट ए की पावर ऑर्डर -1, ऑर्डर 3 है, 3 - 1 2, इसकी वैल्यू 225 दी हुई है, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा √15, ठीक है, 15 का ही रूट 200 मतलब 225 का ही रूट 15 होता है। अब ये एक बात याद रखना, जो वैल्यू ए की होती है ना, डिटरमिनेंट ए की, वही ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की भी होती है। तो ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होती है। तो मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक है, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, बस आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। वो मैंने आपको कोशिश की कि मैं आपको सारी प्रॉपर्टी बता दूं, ठीक है। फिर भी अगर एक आध इक्का दुक्का कहीं रह गई हो तो देख लेना। चलिएगा, अब बाकी आपको मैट्रिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आने चाहिए। सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बनाते हो P, जो बनती है 1/2 A + A के ट्रांसपोज से, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आप बनाते हो Q, जो बनती है 1/2 A - A के ट्रांसपोज से। और एंड में बस आपको चेक करना है कि P + Q वापस से A बना या नहीं बना। मतलब आपको पहले क्या निकालना है P, A आपको दिया हुआ है ना, तो इसकी मदद से पहले क्या निकालना है P, फिर क्या निकालना है Q, और जब ये दोनों P और Q आ जाए तब चेक करना है कि क्या उन दोनों का सम A के बराबर है या नहीं। और ये आना ही चाहिए, हमेशा बराबर ही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो एक बार जरूर चेक कर लो कि आपने क्वेश्चन में कहीं गलती तो नहीं कर दी है, तो इसका सम A के बराबर ही होना चाहिए। अब मैट्रिक्स के क्वेश्चन ज्यादातर मैंने देखा है बच्चे कर लेते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला टॉपिक, इसकी कुछ अलग ही बात है, ठीक है। यह टॉपिक बहुत खास है, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी से देखने को जरूर मिल सकता है, और मैंने देखा है कंटिन्यूटी में ज्यादातर बच्चे गलती करते ही करते हैं। एंड तक कराते रहो फिर भी वो कंटिन्यूटी में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, वो समझ नहीं आता। आज आपको बड़े प्यार से समझाया जाएगा, बस एक बार इन क्वेश्चंस को करके चले जाओ। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है, इन्हीं में से हो सकता है आपका पेपर में लग जाए। अगर इनमें से नहीं लगता तो इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर में लगेगा, ये तो तय है। इन क्वेश्चंस में टाइम जरूर लगेगा, बट इन्हें एक बार बड़े प्यार से समझ लेना। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये सारे जो पार्ट है ना, ये हर एक क्वेश्चन है, ये पार्ट्स नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। fx दिया हुआ है, कंटिन्यूटी की बड़े प्यार से समझना कंटिन्यूटी को। क्या दिया हुआ है फंक्शन, एक तो a दिया हुआ है 1 - cos 4x/x², एक a दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है √x √16 + √x -4। ये दिया हुआ है a < 0 के लिए, ये दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है x < 0 के लिए, x = 0 के लिए, और ये x < 0 के लिए। अब फंक्शन में दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस है। चलो यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपको क्वेश्चन में a की वैल्यू बतानी है। अब आप सबको पता है कि क्वेश्चन ने ये दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस एट x = 0, फाइंड a। यही कह रहा है क्वेश्चन कि ये आपका क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है 0 पर, आपको किसकी वैल्यू बतानी है a की।
अब इस a की वैल्यू को निकालने के लिए कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीजें चाहिए होती है। अब कराने के लिए तो मैं किन्हीं दो से भी करा सकता हूं, बट आप क्वेश्चन में तीनों चीजों को समझो, पता नहीं कब कौन से पार्ट की जरूरत आपको पड़ जाए, तो जरा प्यार से इन चीजों को समझो। मैंने सबसे पहले क्या ली, लेफ्ट हैंड लिमिट ली। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्वेश्चन 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर है। चलो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ली, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ली है तो मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 पे था ना, तो 0 से लेफ्ट जाने के लिए मतलब मुझे 0 में से क्या कम करना पड़ेगा, h। मैंने एक छोटी सी वैल्यू h कम कर ली ताकि 0 पे था ना, तो 0 से लेफ्ट आ जाऊं मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो मुझे 0 से कहां आना पड़ेगा, लेफ्ट। तो 0 से लेफ्ट आने के लिए मैंने क्या कर लिया, h को कम कर लिया। अब क्योंकि मैं 0 से लेफ्ट जा रहा हूं तो मतलब 0 से कम जा रहा हूं, और 0 से कम के लिए जो फंक्शन था वो था 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन याद रखना फंक्शन की वैल्यू x जो है वो 0, अच्छा ठीक है, इसी को समझो, x की वैल्यू को बाद में रिप्लेस कर लेंगे h से, ठीक है, वो हम रिप्लेसमेंट कर लेंगे, बट इसी को समझो। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये एक आइडेंटिटी पड़ी होगी। 1 माइनस कॉस 2 थीटा एक आइडेंटिटी होती है, किसके बराबर, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। बट आप ऊपर ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस 2x नहीं है, 4x है। सॉरी, तो मतलब क्या है कि कॉस 2 थीटा नहीं चाहिए आपको चाहिए कॉस 4 थीटा, यानी इसका भी डबल, यानी यहां एंगल में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मतलब यहां भी एंगल में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। मतलब 1 माइनस कोस 4 थीटा को क्या लिखा जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये जो 1 माइनस कॉस 4x है, इसे लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, और नीचे अभी भी क्या है, एक्स स्क्वायर। यानी मैंने ऊपर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा दी। इतना ही किया है मैंने अभी तक। अगर इतना ही किया है, अब ये साइन का स्क्वायर है ना, स्क्वायर को मैंने दो टुकड़ों में लिख दिया, एक साइन 2x को अलग लिख दिया और एक साइन 2x को अलग। उसी तरीके से नीचे x का स्क्वायर है, उन्हें दो टुकड़ों में अलग लिख दिया, इस वाले x को अलग और इस वाले x को अलग। अब आपने अगर एक प्रॉपर्टी पढ़ी हो, ठीक है, चलो मैं उस तरीके से करा देता हूं इसे थोड़ा सा इसे यहां से हटा के इसे ऐसे लिख लो बेशक, ठीक है। दोनों तरीके होते हैं, वो आप जैसे मर्जी करना चाहो, वो तो सब अपने ऊपर है। यहां पे x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 से कम हो रही है, लेफ्ट हैंड पे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको कहा ना, आपने 11th में एक चीज पढ़ी होगी कि अगर लिमिट आपकी कभी भी 0 हो जाती है तो साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो 1 हो जाता है। मतलब जो साइन का एंगल है, अगर वही वैल्यू नीचे बन गई तो वो टोटल कितना हो जाता है, 1। तो मतलब यहां साइन 2x है ना, अब यहां नीचे 2 बन गया तो इसका मतलब है ये 1 हो जाएगा। यहां साइन का एंगल 2x है, यहां नीचे 2 बन गया तो भी इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, 1। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी है तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब ये वाले दोनों हिस्से तो 1 हो गए। अब ये 2 और 2 4 बचे जो घूम के ऊपर जाएंगे और ऊपर टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी, 8। यानी आपको अगर कोई भी पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का दिया जाता है
तो बिना आइडेंटिटी अप्लाई करे आप उसे नहीं कर सकते। कंटिन्यूटी में वो देगा ही इसीलिए कि आप उसमें कोई ना कोई क्या अप्लाई कर सके, आइडेंटिटी। मुझे 1 माइनस कोस 4 थीटा की आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी पड़ी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। अब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कंप्लीट हो गई, जिसका फाइनल आंसर क्या है, 8। अब मुझे पहले से पता है कि f0 की वैल्यू a है, जो कि सीधी सीधी क्वेश्चन में दी हुई है कि x 0 होने पर वैल्यू क्या हो जाएगी, a। तो एक्चुअल में आंसर तो मेरा निकल के आ चुका, क्योंकि यहां से वैल्यू a है, यहां से 8 है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो a की वैल्यू 8 होनी चाहिए। बट मैं फिर भी आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करके दिखा देता हूं, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको राइट हैंड साइड ही दी हो सिर्फ, ठीक है, तो वो भी तो हो सकता है ना। तो उसके लिए मैं आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। राइट हैंड साइड क्या दी हुई थी, तो राइट हैंड साइड कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड जाने के लिए मैं 0 में कुछ ऐड कर लेता हूं। जीरो पॉजिटिव। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ था, 1/√16 प्लस √x माइनस 4, यही दिया हुआ था। 2 था ऊपर शायद, नहीं √x था, ठीक है, ऊपर √x था। अब इसे समझते हैं। जब भी कभी कोई आपको रूट का दिया जाए तो रूट के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, आप एक कर लेना कि उस रूट को सॉल्व करने के लिए रेशनलाइज इस्तेमाल करना। यानी अगर कंटिन्यूटी में आपको क्वेश्चन रूट में देखने को मिले तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि क्या करना, आप उसे रेशनलाइज। अगर आप उसे एक बार रेशनलाइज कर दोगे तो वो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। कैसे? नीचे वाली टर्म को रेशनलाइज करा मैंने, नीचे वाली टर्म को रेशनलाइज करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहां माइनस है ना, तो मैं प्लस लेके चलूंगा, अपोजिट साइन लेके चलते हैं ना, रेशनलाइज में हमेशा अपोजिट साइन लेके चलते हैं। देखो फिक्स तरीके होते हैं किस पार्ट को कैसे किया जा सकता है, मैं आपको वही बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री वाले में तो हमेशा आपको कोशिश करनी है आइडेंटिटी बनाने की, और इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा क्या कर लो, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करोगे तो √x की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, तो आपके √x की मल्टीप्लाई हो रही है √16 प्लस √x प्लस 4 से, और नीचे ये a माइनस बी, a प्लस बी, जो कि बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 से 16 कटेगा, √x से ये वाला √x कटेगा, x को 0 रख दो तो टोटल ऊपर आंसर देख लेना क्या बन जाएगा, 8। तो देख लो यहां से भी आंसर 8 ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप कंटिन्यूटी क्वेश्चन कर सकते हो, बट आप क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप माइंड में क्लियर लेके नहीं चलते, ठीक है। क्लियर लेकर चलना है कि रूट वाले क्वेश्चन में हमें रेशनलाइज करना है, और जिसमें आइडेंटिटी लग सकती है उसमें क्या लगानी है, आइडेंटिटी। अब इस क्वेश्चन में बता दो मेरे को, जिसको डाउट है वो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें PYQs और सारे मिक्स हैं, इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको इनमें सारे आपके PYQs हैं या जितने भी हैं ये सारे आपके मिक्स हैं। कंटिन्यूटी के क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो पहले इसे ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी जिन जिन के डाउट्स हैं वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा होता है कोई कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार आया होता है बस, तो जो 1-2 बार आया है ना वो भी क्वेश्चन सारे लिए हैं, ठीक है, छोड़ा कोई नहीं है, सारे क्वेश्चंस को उठाया है। कंटिन्यूटी का ये पहला क्वेश्चन था, ये समझ आया? अगर ये समझ नहीं आया तो बताओ, वो बताओ जिन जिन को ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी सबकी कंफर्म चाहिए, 100% चाहिए, क्योंकि मुझे पक्की उम्मीद है कि एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी का मिल सकता है। तो इस उम्मीद को पूरा पूरा करके आना है आपको। इसके लिए मैं आपको सारे ही क्वेश्चन एक एक करके सारे करा दूंगा, ठीक है। बस आप उन्हें सही तरीके से कर लेना, इतना ही तो चाहिए, बस आप उन्हें सही तरीके से समझ लो, और क्या चाहिए जिंदगी में। जिंदगी एक सफर है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इविल गॉड गेमिंग नहीं आया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो और थोड़ा इंतजार करो, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर, है हो सकता है ना इस क्वेश्चन में आपको कुछ कमियां हैं जो रह गई हो, वो कोशिश करूंगा मैं अगले क्वेश्चन में आपकी पूरी हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ जाए, कोशिश की जाएगी, और क्या चाहिए जिंदगी में, टेंशन नहीं लेने का। पेपर वेपर तो आते रहते हैं, थोड़ा सा बस ये है कि आज आज की बात है, पढ़ के चले जाओ, कल दे लो एग्जाम। चलो अब अगर देखो ये वाला मैंने करा दिया ना 19 का ए पार्ट, अब 19 के बी पार्ट की बात करते हैं। अब बी पार्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जबकि आपको फंक्शन दिया है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक के दिया हुआ है और एक ऊपर फंक्शन दिया हुआ है। चलो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, इसको ले लेते हैं। वन माइनस कोस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, और यहां k है, यहां x डज नॉट इक्वल्स टू 0 और यहां x इक्वल्स टू 0 है। अब सबसे पहले काम क्या करते हैं, देखो हमें यह तो पता है ना x की वैल्यू 0 होने पर वैल्यू k बनेगी, तो एक तो हमें पता ही है। अब हमारा काम है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और निकाल लें। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए किसी एक को निकाल लेते हैं। पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने आपको बताया ना, आप लिमिट x की चेक कर रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो तो 0 से कम कर रहे हो फंक्शन को। फंक्शन क्या है आपका, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ये वाली 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा नहीं, उसे 1 माइनस कॉस 4 थीटा चाहिए, यानी 2 थीटा का भी डबल। तो इस 2 थीटा का अगर डबल चाहिए तो मुझे इस वाले थीटा का भी डबल करना पड़ेगा। तो मतलब आइडेंटिटी है कि 1 माइनस कॉस 4 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहां पे जो आपकी वैल्यू है, यहां पे जो आपकी वैल्यू है उसमें 1 माइनस कॉस 4 थीटा को क्या लिख लो, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से 8 को काटा जा सकता है 4 टाइम्स, ये भी ठीक चीज है। अब स्क्वायर है ना, स्क्वायर को अच्छा थीटा नहीं एक्स कर लो, इसे थीटा नहीं होगा एक्स होगा, हमारा एंगल एक्स में है ना। अब स्क्वायर को 2 बार लिख लो अलग अलग, स्क्वायर को 2 बार लिखने का मतलब है एक बार साइन 2x को अलग कर लो और एक बार साइन 2x को अलग। इस 4x स्क्वायर है ना, इसके भी टुकड़े कर लो, 4x स्क्वायर को लिख दो 2x इंटू 2x। अभी अभी बताया साइन का एंगल और नीचे वैल्यू सेम है तो 1, साइन का एंगल और नीचे वैल्यू सेम है तो 1, तो ये दोनों 1 हो गए। तो जब दोनों ही 1 हो गए तो 1 इंटू 1 1 हो गया। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। चलो तो ये 1 इंटू 1 की वैल्यू क्या हो गई, टोटल 1 हो गई। ठीक है, अब एक वैल्यू पहले से आपको पता है k है, एक क्या आ गई 1, तो मतलब k की वैल्यू क्या आ गई 1। सिंपल है, आपकी चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट से आ जाओ चाहे राइट हैंड लिमिट से आ जाओ, किसी से भी आपको एक चाहिए, एक आपको डायरेक्ट मिल सकती है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है जिसमें डायरेक्ट नहीं भी दी हो, उसमें निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को करोगे विद आइडेंटिटी, बिना आइडेंटिटी के वो क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी का ध्यान रखना,
तो आइडेंटिटियों का ध्यान रखना है आपको सारी। उसके बाद कंटिन्यूटी का और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, जब अच्छा पूछा है के की वैल्यू निकालो, ठीक है, हाँ ठीक है, तो आपसे के की वैल्यू ही मांगी है। देखो क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस यही है कि आपसे के की वैल्यू का ही आएगा, जो भी क्वेश्चन आपको आएगा वो के की वैल्यू से ही आएगा। तो ये तो है, आपको के की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए और कुछ नहीं है। अब चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे यहां कल क्या हो किसने जाना, 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। चलो कोई भी एक चीज एक मिनट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई किया किसी ने अभी तक? तो अगर किसी ने भी इस क्वेश्चन को ट्राई किया है तो शायद मे बी ये हो जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। चलो तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में 1 माइनस के एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, फिर से सेम ही क्वेश्चन दिया है ना उन्होंने, इतना ज्यादा फर्क ही कहाँ किया है। आपको अगर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए तो आपको जीरो में से कुछ कम करना पड़ेगा। अब जीरो में से आप जो भी वैल्यू कम करोगे फंक्शन में, उसका तो बाद का काम है ना। आप मेन काम क्या है कि आप क्वेश्चन में क्या कर सकते हो वो ध्यान दो। अब आप सोचो, ये जो साइन एक्स है इसको अगर मैं x से डिवाइड कर दूं और यहां पे एक x बढ़ा दूं, मतलब x से ही मल्टीप्लाई कर लिया और x से ही क्या कर दिया, डिवाइड। तो मुझे बताओ जरा साइन x अपॉन x क्या हो जाएगा, 1। अभी अभी बताया साइन का जो एंगल है अगर वही सेम वैल्यू नीचे बन गई तो वो क्या हो गई, 1। तो इसका तो खेल खत्म हो गया ना भाई, इसको तो क्या मारो गोली, ये तो खत्म है, ठीक। अब बचा क्या क्या, तो अब आपके पास जो बच गया वो क्या बच गया, वो बचा 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर।
अब बहुत देर से आपको क्या समझाया जा रहा है, जरा देखना इधर, आपको समझाया यही जा रहा है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जो आइडेंटिटी है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब कि 2 होना चाहिए, लेकिन यहां 2 नहीं है, ये पूरा का पूरा थीटा है। तो अगर मैं पूरे के पूरे थीटा के हिसाब से बनाऊं तो एंगल को मुझे यहां आधा करना पड़ेगा, तो यहां भी एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि 1 माइनस कॉस के एक्स को क्या लिखा जा सकता है, तो आप इसे बड़े प्यार से बड़े मजे से क्या लिख सकते हैं, आप इसे 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर, एंगल का आधा हो गया ना, थीटा बाई 2 हो गया, और थीटा पूरा का पूरा किसे लेके चल रहे हैं, के एक्स को, तो ये हो जाएगा पूरा के एक्स बाई 2। अब मुझे अगर इसे 1 बनाना है तो नीचे के एक्स बाई 2 की फॉर्म बनानी पड़ेगी, चलो वो बना लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर इसमें अब उस फॉर्म को बनाते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहां पे आएगा नहीं, चलो थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, आगे करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 2 बार था ना, तो उसे 2 अलग अलग टुकड़ों में लिख देते हैं, के एक्स बाई 2 अलग कर लेते हैं और उसका साइन के एक्स बाई 2 अलग कर देते हैं। नीचे क्या था, नीचे था एक्स स्क्वायर, उस x के भी टुकड़े कर देते हैं, एक x अलग और एक x। अब मुझे यहां एंगल सेम करने के लिए k बाई 2 चाहिए और यहां भी एंगल सेम करने के लिए k बाई, इसे बैलेंस करने के लिए 2 बाई के लगाना पड़ेगा और इसे भी बैलेंस करने के लिए 2 बाई के। अब ये तो 1 हो गया, अब ये वाला हिस्सा भी 1 हो गया, बचा कौन, एक 2 से एक 2 कट गया, के घूम के ऊपर आ जाएंगे तो बचे के स्क्वायर बाई, और पहले से ही पता है मुझे एक चीज कि दूसरी वाली वैल्यू क्या है, के है, दूसरी वाली वैल्यू क्या है, के है, नहीं 1/2 है, सॉरी ये वाला है ना क्वेश्चन 1/2, ठीक है। तो के स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर है, 1/2 के, 1 से 1 हटेगा, 2 से 2 हटेगा, के स्क्वायर की वैल्यू 1 है, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 1 हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक ही आइडेंटिटी, मतलब एक ही तरीके की ट्रिग्नोमेट्री है, उसी को वो बार बार यूज करा रहा है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगर बात करें आप, ठीक है, अब अगर आप बात करें k cos x अपॉन पाई माइनस 2x की और इस क्वेश्चन की, तो इसे भी आई होप आप कर सकते हो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे अगर आप में से किसी ने भी कोशिश एनसीईआरटी की होगी, थोड़ी पढ़ी होगी, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बाकी इसे भी किया जा सकता है बिल्कुल सही सेम तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। बस हाँ, इसमें एक चीज याद रखना आप, इसमें आपको cos x को चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप cos x को चेंज करने से बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे, क्योंकि यहां पे cos x डायरेक्ट 1 होता है, जैसे sin x अपॉन x1 होता है ना, वैसे ही ये cos x डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि लिमिट x 0 होने पर cos x की वैल्यू सीधी की सीधी पूरी क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो ये आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये तो सीधा का सीधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन के मैंने कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। आप इन्हें जरूर एक बार ट्राई कर लें, ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करके देखने चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब मैं सारे आपको नहीं करा सकता, क्योंकि अगर इस तरीके से मैं कराता गया तो यहाँ 4 घंटे 5 घंटे आप लगे ही रहोगे और मुझे पता है थोड़ी बहुत देर में सबकी बैटरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी आपको सारी चीजें पढ़ाई हैं, फिर भी चलो एक बार डिस्कस कर देते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 28 को कर लेते हैं। आपको करना क्या है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, जो भी आपको फंक्शन दिया है सबसे पहले करना है उसका डिफरेंशिएशन। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस
12x 12 हो जाएगा और प्लस के 12। सिंपल। सबसे पहले जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात हो तो जो भी फंक्शन आपको दिया जा रहा है सबसे पहले उसका क्या कर लो, डिफरेंशिएशन। जैसे ही आप उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तुरंत उसे 0 के बराबर रख दो। तो जब आप उसे 0 के बराबर रखोगे तो ये आ गई 3x² माइनस 12x प्लस 12 किसके बराबर। अब आप इसके फैक्टर कर लो, ठीक है। अब आप इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। क्या सफर, ओके ये तो आइडेंटिटी बन रही है। चलो 3 कॉमन लेके 0 को दो तो x² माइनस 4x प्लस 4 हो गया, जो कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसी वैल्यू 2 पर एक ग्राफ बना लो, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो मतलब डिक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, 2 तक, और इंक्रीजिंग है 2 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। एक मिनट, दोनों में इंक्रीजिंग होगा, सॉरी। यहां से एक वैल्यू लेके देख लेना 3 और एक वैल्यू यहां से लेके देख लेना 1। इनको जब आप डिफरेंशिएशन में रखोगे ना, f'1 और f'3 निकालोगे तो वो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। और अगर वो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब इनमें साइन भी दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। तो इधर और इधर की एक वैल्यू लेके देख लेना कि उस एरिया में कैसा साइन आ रहा है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का। तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलो, डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस ये रे। अब आपको पता है कि शॉर्ट बनाए हैं तो क्वेश्चंस अच्छे ही बनाए हैं। चलो, ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन के। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे मैं कराने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके करके देख लेना। 31 तक हो गया। एक ये पेज है, जिसके पास टाइम मिले, जिसको लगे वो कर लेना। इसमें सारे बेस्ट क्वेश्चंस हैं। उसी तरीके से वेक्टर भी बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। आई होप आप वेक्टर के भी कर सकते हो। ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिनको भी ट्राई करने हैं वो ट्राई कर लें। मेन क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 3D का सब तो खैर शॉर्ट आने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 3D तो चैप्टर ही लॉन्ग में आ रहा है। ये टेबल वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो इन्हें भी जरूर कर लेना, ठीक है। अब ये पेज पे आ जाओ, ये है असली। मैं इसी को ही तो ढूंढ रहा था कि गया कहां आखिर। बेस्ट विशेस। अभी पहले इंटीग्रेशन कंप्लीट कर ले, जब बेस्ट विशेस देंगे आपको। आ जाओ जी। इंटीग्रल में चलो जी चलो देखो भाई, बाकी के जिसको जो जो दिक्कत है, जो जो परेशानी है वो पूछ ले, बात बता दे मुझे, ठीक है। जिनको जो भी डाउट है, जो ये लिखा है सर डाउट है, ठीक है, आप डाउट बता दीजिए। और आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है, अच्छा एक काम करते हैं, चलो जितने भी बच्चे लाइव हैं उनको जो भी टॉपिक, जिनको जो टॉपिक नहीं आता है वो बताओ, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद सॉरी इंटीग्रेशन के बाद मैं आपका वही टॉपिक करा दूंगा जिसको जो जो टॉपिक नहीं आते होंगे, वो सारे टॉपिक मैं डिस्कस कर दूंगा और उनके बेहतरीन यानी 1 नंबर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। तो जल्दी से देख लो, इतने में आपको इंटीग्रेशन समझा रहा हूं वो समझ लो और जल्दी से बता दो कि किसको कौन सा टॉपिक है
जो एक्चुअल में बिल्कुल नहीं आता और उसे वो पढ़ना है। ठीक है, हाँ पढ़ने लायक होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहने लगोगे कि भैया दोनों बुक तो दोनों बुक कहां से पढ़ा दूंगा। टॉपिक बता दो कोई भी, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा जिसको जो नहीं आता है। अब मैं अगर बात करूं, ठीक है, मॉड्यूलस के क्वेश्चंस की, तो जैसे ए पार्ट उठा लेते हैं। कोई भी आपको मॉड्यूलस का क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको कैसे करना है? अच्छा x -1 है, चलो 1 है। जो भी मॉड्यूलस के अंदर है ना, इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा चांस मेरे को इस बार मॉड्यूलस के क्वेश्चन के ही लग रहे हैं, तो इसे छोड़ के बिल्कुल मत जाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक बार ध्यान से समझो। x -1 है, इसे 0 के बराबर लो, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1। उस 1 पे आप ब्रेक पॉइंट ले लो, उस 1 के ग्राफ को ले लो। किसको ले लो? उस 1 के ग्राफ को। राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। याद रखनी है, राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। अब आपको जाना कहां से कहां तक था? -2 से जाना था 3 तक, लेकिन -2 से 3 तक जाते में बीच में कौन पड़ गया? 1। तो इससे मिलके जाना, तो इस 1 से मिलने के लिए आप क्या करोगे? तो -2 से पहले आप 1 तक जाओगे, 1 के घर। और 1 कैसा व्यक्ति निकला? नालायक, नेगेटिव का। तो ये नेगेटिव का हो जाएगा आपका क्वेश्चन। प्लस जब आप 1 से 3 जा रहे हो, तब आपको रास्ते में कैसे लोग मिले? पॉजिटिव। तो 1 से 3 आपको जाते हुए x -1 पॉजिटिव हो गया। तो कुल मिला के आपको मॉड्यूलस ब्रेक करना आना चाहिए। और मॉड्यूलस ब्रेक करना इतनी बड़ी चीज नहीं है। जो भी मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू है, उसे 0 के बराबर लेके वहां से x निकाल लो और उस पे अपने ग्राफ को ब्रेक कर लो। ब्रेक करने का मतलब यही है कि आपको पता चल जाएगा कितना हिस्सा आपको नेगेटिव लेना है लिमिट का, और कितना हिस्सा लिमिट का आपको क्या लेना है? पॉजिटिव। तो यहां आपको इससे क्लियर हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि क्या कितना हिस्सा आप नेगेटिव लोगे और उसमें कितना हिस्सा आप पॉजिटिव लोगे। तो ये 2 बात हुई। इसी तरीके से ये सारे बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। अब इसके बाद इंटीग्रेशन है, वो आप मे बी आई होप सभी कर सकते हैं। जैसे माइनस तो माइनस ही रहेगा, x का कर सकते हो, x²/2 हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा। अब जिसको ये भी नहीं पता कि इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसे इस वक्त पढ़ा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि उसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, तो मुमकिन नहीं है कि मैं आपको वो सारी चीज पढ़ा पाऊं। इसके बाद बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन ना जल्दी जल्दी डिस्कस करता हूं कि कैसे कैसे हैं। अब देखो, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे इसमें। अगर मैं बात करूं इसकी log x, आइलेट का क्वेश्चन है, 1 लगाना, क्योंकि log का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होता, तो आइलेट का क्वेश्चन है 1 लगाना। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन, आइलेट लगा देना। ठीक है, तो मतलब अगर log x आता है कभी, तो log x में आपको याद रखना है, डायरेक्ट log x दिया जाता है तो आपको आइलेट लगाना है उसके साथ 1 लेके। तो 1.log x के साथ, ठीक है, आप इसमें क्या परफॉर्म करेंगे? आइलेट। आई होप आप सबको आइलेट आता हो, जिसको नहीं आता वो एक बार फिर से देख ले। आइलेट का पैटर्न होता है 1 को छोड़ के इंटीग्रेशन करना है सेकंड का। सेकंड आपने 1 को माना है ना, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाओ, 1 का डिफरेंशिएशन करना है आपको, और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। और मतलब इस पूरे सॉल्व करके फिर से इंटीग्रेशन होगा, तो इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके दोबारा इंटीग्रेशन है यहां पे। अब अगर इसको अप्लाई करें तो मतलब फर्स्ट कौन है? log x, log x को छोड़ दो। सेकंड कौन है? 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का x हो जाएगा, x से x कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी। यहां पे आपका खत्म हो जाएगा, यहां पे 1 बचेगा ना, उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो इतना भी सही है। चलो, अगर इसकी बात करें तो एग्जाम्पल 36 से आपने पढ़ा ही होगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 36। ठीक है,
आप में से जिसने नहीं पढ़ा, अच्छा हाँ, हो सकता है किसी के पास पुरानी बुक हो, ये एग्जाम्पल 36 ना हो, 34 हो, 35 हो, देख लेना, ठीक है। नई बुक में ये कुछ भी हो सकता है, पुरानी वाली में मेरे को एक्यूरेट ध्यान है कि ये क्या था एग्जाम्पल 36, नई वाली में अभी पता नहीं, जो भी हो जिस भी नंबर पे। अब ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करके ही मिलेगा। इसमें एलसीएम ब्रेक करके आप कर सकते हो, इसमें आप sec x को अंदर ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। अब आपके पास दोनों के मौजूद हैं, sec स्क्वायर x का tan x होता है और tan x sec x का sec x होता है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें आप रूट x को tan रूट x को, इसमें आप tan रूट x को t ले लेना, सब्स्टिट्यूशन, ये हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, ये t की पावर 4 बचेगा। इसमें आप क्या करना, e की पावर x से डिवाइड करना, e की पावर x से डिवाइड करना और नीचे वाले हिस्से को t ले लेना। फिर इसमें नीचे वाले को t ले लो, अपने आप काम हो जाएगा। 85 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए इसी टाइप से, एक एनसीईआरटी में दे रखा है। साइन क्यूब को दो टुकड़ों में तोड़ना, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर देना और कॉस एक्स को टी ले लेना, यहां से कॉस एक्स को टी ले लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी में तोड़ना पड़ेगा तब होगा। साइन क्यूब कॉस क्यूब को ब्रेक करना, साइन क्यूब कॉस स्क्वायर को ब्रेक करना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बना लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, उतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। अब ये वाला प्रॉपर्टी पे आइलेट की प्रॉपर्टी होती है, अगर e की पावर x अंदर है और साथ e की पावर x बाहर है और अंदर फंक्शन और साथ में डिफरेंशिएशन है फंक्शन का, तो tan इनवर्स x का यही होता है ना, तो ऐसे केस में e की पावर x के साथ सीधा fx आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x, फंक्शन किसे मानने हैं हम, tan x को, तो हो जाएगा e की पावर x इंटू tan x प्लस c। मैं आपको जल्दी जल्दी सारे बता रहा हूं, ये भी उसी प्रॉपर्टी पर है, इसका डिफरेंशिएशन ये बन रहा है, ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि नीचे और ऊपर पावर सेम हो रही है, यहां पे भी मैक्सिमम एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी मैक्सिमम एक्स स्क्वायर है। इसमें आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओगे, ठीक है, और इसमें आप नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाओगे। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है प्रॉपर्टी का, fx और gx वाला, ठीक है। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है प्रॉपर्टी का, इसे साइन और कॉस में तोड़ लेना, ब्रेक इन साइन एंड कॉस, तब प्रॉपर्टी अप्लाई करना। ये सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी अप्लाई करके ऐड कर लेना, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी अप्लाई करके ऐड कर लेना। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इंटीग्रेशन के। अब बात यह है, जिसने इंटीग्रेशन को पढ़ रखा है वो फिर भी इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आता, इस पॉइंट पर उन्हें इंटीग्रेशन सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। शौर्य त्यागी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शुभम का आया है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है भाई, दोनों के टॉपिक्स ले लिए जाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर लेते हैं, और किसी का कोई टॉपिक है तो जल्दी से बता दो मेरे को, वो करा दिया जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस पे आ जाओ भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर का करा देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन दिए हुए हैं ये 2-3, ठीक है, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन था इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, x log x dy by dx प्लस y
एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 लॉग एक्स। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे कैसे करते हैं? तो सबसे पहली चीज है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अगर dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो x log x से। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो? x log x से। तो जब पूरी इक्वेशन को x log x से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स y अपॉन x log x और यहां आ जाएगा 2 अपॉन x। उसके बाद जो y के साथ बचता है वो p माना जाता है, और जो इक्वल्स टू के उधर बचता है उसको क्या मानते हैं? q। तो ये p की वैल्यू हो गई और ये q की। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यहां तक आने के बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन p का। p की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स है। log x को t मान के सब्स्टिट्यूशन लगा लेना। मैं बता देता हूं कहां पे आके जाओ अटकोगे। e की पावर log t आ जाएगा जब सब्स्टिट्यूशन करोगे। यहां पे बेस में e होगा तो ये t बचेगा। t को हमने क्या माना? t किसको माना था? log x को। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आ जाएगा? log x। वैसे इस वाले क्वेश्चन में भैया एओडी में लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस मैक्सिमा मिनिमा वाले, देखिए मैक्सिमा और मिनिमा की केस स्टडी बनेगी। मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा वाले कितने भी क्वेश्चन आपको करा दूं, ठीक है, वो क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो सकते क्योंकि हर एक क्वेश्चन यूनिक है। और यूनिक में भी ऐसा नहीं है, देखो बोर्ड ने बहुत सारी चीजें सही कर रखी हैं, बट एओडी एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसके लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हर साल अलग देता है। हर साल एक इक्का दुक्का कोई है जो एक दो बार या रिपीट हो गए होंगे, वरना हर साल एओडी का जो क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला वो अलग आ रहा है। अब बताओ, और इस बार तो क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। चलो मैं ये भी वो मना लेता कि चलो यार क्वेश्चन आ रहा है तो मैं करा दूं, ठीक है, क्वेश्चन भी नहीं आएगा, केस स्टडी आएगी। चलो मैं आपके साथ कोशिश करता हूं केस स्टडी डिस्कस करने की, ठीक है, एओडी की भी वो कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, तो थोड़ा सा इसे पढ़ा देते हैं, फिर जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन क्या हो सकता है? और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये हो सकता है जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहां dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो दिक्कत नहीं है, y के कोफिशिएंट को p मानते हैं और इक्वल्स टू से इधर जो भी होता है उसे q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर में p का इंटीग्रेशन, e की पावर में p कौन है? x है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। एओडी की केस स्टडी प्लीज, देखो यार एओडी की केस स्टडी ही बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो जरा, ये चीजें बता दें एक दो बार। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, उसके आगे क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, ठीक है, dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू q की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इसमें आप आइलेट लगा लो, ठीक है, आइलेट लगा के क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें आप आइलेट लगा लो, तो आइलेट लगा के आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के।
उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया होमोजीनियस। होमोजीनियस का एक दो क्वेश्चन बता के फिर सारे एओडी के क्वेश्चन देखते हैं। केस स्टडी मेरे पास है, ठीक है, मैं उसमें से आपको करा दूंगा। होमोजीनियस का क्वेश्चन देखते हैं भाई, जरा निकालो भाई, होमोजीनियस के क्वेश्चन निकालो। ये रहा, शो दैट द इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। ये दोनों ही चांसेस तो होमोजीनियस नहीं, ये वाला तो उसका है आपका आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ये होमोजीनियस का ऊपर वाला, ये करा देते हैं। 2xy डिवाइड बाई dx, 2xy dy बाई dx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। चलो इसे देख लेते हैं। अब होमोजीनियस में एक बड़ी सिंपल सी चीज है, ये 2xy चलो मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ना होमोजीनियस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा काम करना है। फिक्स है कि आपको होमोजीनियस में हर बार dy बाई dx मिलने के बाद हमेशा y को vx लेट करना है, और जैसे ही आप इस y का डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, यहां प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये आएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। बस आपको ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है, फिक्स है। होमोजीनियस में y को vx ही रखना है और dy बाई dx को रखना है v प्लस एक्स dv बाई dx। तो फिक्स है, आपको यही दोनों स्टेप करने हैं। तो मतलब dy बाई dx की जगह क्या आ जाएगा, तो dy बाई dx की जगह आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx, और यहां एक्स स्क्वायर ही रहेगा। y की जगह vx आ जाएगा अपॉन नीचे 2x है, y की जगह vx आ जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दो तो एक्स स्क्वायर सबके पास बन रहा है, इसके पास भी बन रहा है, इसके पास भी और इसके पास भी, एक एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा। तो एक्स स्क्वायर कॉमन होके कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन होके कट जाएगा तो आपके पास बचेगा ये भी हैंग हो गया क्या, इतने तो क्वेश्चन भी नहीं कराए। 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 2v। अब प्लस का भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा। देखो सिंप्लीफिकेशन सेम चलेगा, जब x कट जाएंगे तो ये v उधर जाएगा, सिंप्लीफिकेशन सेम रहेगा। 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, एलसीएम ले लेना, v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, dx दोनों का इंटीग्रेशन करना है। इस नीचे वाले इससे सब्स्टिट्यूशन लगा लो t मान के, इधर तो 1 प्लस वी स्क्वायर को t मान के सब्स्टिट्यूट कर लो, 2v dv dt हो जाएगा, इधर log x हो जाएगा। तो ये 2v dv जो है ये क्या हो गया, dt हो गया, साथ में अपॉन में t हो गया, और इधर 1 अपॉन x dx। ये हो जाएगा log t, ये हो जाएगा log x। जब सब log में आ रहे हैं तो c भी log में आएगा। t की वैल्यू यहां से 1 प्लस वी स्क्वायर रख लेना, t इक्वल्स टू एक्स सी बन रहा है ना, तो 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सी हो जाएगा। और v की वैल्यू यहां से रख लेना निकाल के y बाई एक्स, यहां से v की वैल्यू निकाल लेना y बाई एक्स, यहां पुट हो जाएगी y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सी। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो होमोजीनियस के क्वेश्चन लेंथी जरूर है सर, 39 और 40 डन करा दीजिए। 39 और 40 क्या है ये, आप मुझे एक बार बता दो, ये 39 और 40 क्या है। अच्छा 39 और क्वेश्चन नंबर 39 एंड 14, तो मैंने कौन सा वाला कराया था, हाँ 39 करा दिया ना। अब 40 में आपको करा देता, वैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मैंने अभी एक दो क्वेश्चन वैसे भी डिस्कस कर दिए हैं, और मुझे अभी एओडी की केस स्टडी की भी थोड़ी सी आ रही है, तो देख लेते हैं एक बार एओडी की केस स्टडी देख लेते हैं, ठीक है। तो एओडी की केस स्टडी के लिए जिस भी व्यक्ति ने इंतजार किया है,
ठीक है, तो उसका इंतजार तो सफल होगा, जरूर कराया जाएगा, बट आपको हाँ वो वैसे देखने को नहीं मिलेगी, बट मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे आती है। सीधा वहीं चलते हैं अपने खेल पर। चलो मैं जरा एक बार एओडी की केस स्टडी निकालता हूं, ठीक है, 1 मिनट देना मेरे को। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा देखो, एक बार ये केस स्टडी आई थी, मैं आपको डिस्कस करता हूं। एक व्यक्ति यश है, यश वांट्स टू प्रिपेयर अ हैंडमेड गिफ्ट बॉक्स फॉर हिज फ्रेंड्स बर्थडे। ठीक है, वो एक गिफ्ट बॉक्स चाहता है अपने फ्रेंड के बर्थडे के लिए। फॉर मेकिंग लोअर पार्ट ऑफ बॉक्स इन अ स्क्वायर पीस, जिसका लोअर बॉक्स किस उसमें चाहता है, वो एक स्क्वायर पीस में, जिसकी हर साइड 10 की होगी और x सेंटीमीटर बी द साइज ऑफ स्क्वायर पीस कट फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द पेपर ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल। ठीक है, चलो अब आपको केस स्टडी में पता क्या दिया है, देखो बड़े प्यार से समझना। पहली केस स्टडी है, तो पहली केस स्टडी में क्या कहता है कि पहली केस स्टडी में कहता है एक व्यक्ति यश है, अब वो अपने दोस्त को गिफ्ट देने के लिए एक बॉक्स तैयार कर रहा है। ठीक है, अब बॉक्स तैयार कर रहा है, अब वो बॉक्स तैयार कैसे कर रहा है जरा सुनना। पेज खाली, कोई भी खाली पेज पढ़ाओ, मेरे पास था पहले पढ़ा हुआ खाली पेज, अभी देख लेता हूं मैं एक मिनट। फाड़ ही दिया, चलो भाई खाली पेज आ गया। अब वो गिफ्ट कैसे तैयार कर रहा है जरा समझना। उसने एक कार्डबोर्ड की शीट ली, अब गिफ्ट तैयार करने के लिए उस कार्डबोर्ड की शीट के उसने चारों कोने काटे, मतलब इस वाले कोने को ऐसे काटा, इस वाले को ऐसे, एक कोने को इधर से काटा और एक कोने को उसने इधर से काटा, मतलब ये चारों कोने उसने काट लिए। अब चारों कोने उसने काट लिए, तो अगर मैं काटूं इन्हें, ठीक है 1 मिनट देना, जरा इनके चारों कोने काट लेते हैं एक बार। अब अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो ये एओडी का एक क्वेश्चन ही है, ठीक है, जिसमें आपसे वो एक कार्डबोर्ड से बॉक्स बनवाता है और उसी को केस स्टडी का रूप दिया है इन्होंने। ये रे इस तरीके से उसने चारों कोने काट लिए, ठीक है, चारों साइड से, इधर से भी काट लिया, इधर से भी काटा, इधर से भी काटा और इधर से भी, फिर इन्हें फोल्ड कर दिया। तो जब इन्हें फोल्ड करा चारों साइड से, तो वो कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बन के तैयार हो गया। ऐसे फोल्ड करने के बाद बॉक्स बन के तैयार हो गया, जिस बॉक्स में अब वो रखेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा कंप्लीट, चारों साइड से फोल्ड होने के बाद। अब इसमें वो कुछ ना कुछ रखेगा, ठीक है, तो मतलब उसने बॉक्स बनाया। अब बनाया कैसे, हमारे पास तो शेप्स हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ, हमें 3D ही शेप चाहिए, 3D शेप 2D से काम हो जाएगा। 3D देखें, 3D में है कोई ऐसी शेप? नहीं, 3D में ऐसी नहीं है, 2D से ही करना पड़ेगा जी। आ जाओ जी भैया। ये उसने एक स्क्वायर लिया, अब इसमें चारों कोने काटे उसने। एक कोना उसने सपोज ऐसे काटा, एक कोना उसने इधर से काटा, एक कोना उसने इधर से काटा और एक कोना उसने इधर से काटा। ये चारों कोने उसने काट लिए। अब ये चारों कोने जब उसने काट लिए, अच्छा ये तो मिट नहीं सकते, चलो ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में शुरू में क्या कहा था, ये पूरी 10 की है, पूरी कितने की है, 10 की। और फिर उसने क्वेश्चन में कहा कि ये वाली साइड x की है और ये वाली भी x की है। तो जब ये और ये दोनों x की हैं तो ये बीच वाली बची 10 - 2x की।
भाई उसमें से x और x हिस्सा कम हो गए ना ऊपर और नीचे वाले, तो ये वाला x और ये वाला x जब कम हो गया तो ये वाला हिस्सा कितना बचा, 10 माइनस 2x। अब उसने ये भी पूरी 10 की दी थी, तो इधर से भी हमने x और x हिस्सा कम कर रखा है, तो ये वाला कितना बचा, और हाइट तो x है। उसने वॉल्यूम मांगा है इसी का, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ आ रही है 10 माइनस 2x, ब्रेथ आ रही है 10 माइनस 2x, हाइट आ रही है x। इसे मल्टीप्लाई करके पूरी की पूरी x में इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद का काम सेम है, डिफरेंशिएशन करना है उसका x के रेस्पेक्ट में, उस डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखना है और वहां से x की वैल्यू निकालनी है। वहां से x की क्या निकालनी है, वैल्यू। जब x की वैल्यू आ जाए तो डबल डिफरेंशिएशन करना, और डबल डिफरेंशिएशन देखना पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव है तो मिनिमा और नेगेटिव है तो मैक्सिमा। हर क्वेश्चन का यही फॉर्मेट होगा। आपको इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखना है, वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी। उस वैल्यू के बाद डबल डिफरेंशिएशन करके या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। 0 आ जाता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, बट ऐसा देगा नहीं। तो ये थी आपकी पहली केस स्टडी। ठीक है, तो एक केस स्टडी इस तरीके की आपकी आ सकती है तो एक्चुअल में क्वेश्चन ही बस उसको केस स्टडी का रूप दे दिया है। सेकंड वाली भी सेम ही है। एक्चुअल में ना ये सारे क्वेश्चंस ही हैं, इन क्वेश्चंस को केस स्टडी का रूप दिया है बस उन्होंने। यही करता है और वो, ठीक है, हमेशा यही करता है कि जो एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज है ना मैक्सिमम मिनिमा वाली, उसमें जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से करके जाना, उनको बिल्कुल परफेक्ट करके जाना, देख के जाना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और जिसके नहीं है वो क्वेश्चंस नहीं हो रहे, मैंने वीडियो बनाई हुई है, वन शॉट में भी करा रखे हैं, जाके वहां देख लो, हो जाएंगे। ठीक है, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने वैसे वहां भी कोशिश की थी कि हर टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, तो वन शॉट जाके देख लोगे तो वहां भी आप कवर कर सकते हो अगर किसी का है तो। बाकी केस स्टडी का तो मैं आपको बताऊं यही है, आपको मैक्सिमा और मिनिमा में तो हर क्वेश्चन अलग है और सारे क्वेश्चन आने भी जरूरी हैं। ठीक है, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने ही क्वेश्चन करा सकता हूं, बहुत ज्यादा भी कराने जाऊंगा ना, बहुत ज्यादा, हद से हद, तब भी मैं आपको 18-20 अगर क्वेश्चन कराने जाऊं, जो कि हैं इतने तो हैं ही, तो मेरे को 2 से 3 घंटे और लग जाएंगे कम से कम। वो सारे समझाने पड़ेंगे, देखो इतने इजी नहीं है वो। तो एक काम कर लो, आप वन शॉट जाके देख लो, जिसको भी दिक्कत हो रही है चैनल पे जाओ। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में वन शॉट डली मिलेगी, उसमें जाओ एक बार। जिस भी चैप्टर में जिसको दिक्कत आ रही है ना, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही क्वेश्चन कराए हैं। तो जिनको भी जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है ना, जाओ और वन शॉट उड़ा दो, खत्म। लगाओ 1.5 पे या 2 पे लगा के उड़ा दो, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, खिलाड़ी हो सारे। ठीक है, तो आई होप आपने अपनी तैयारी बेस्ट की होगी। ठीक है, अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करके जाओ, किसी चीज को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उसे सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है, चिंता ना कीजिए, आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उन पे कॉन्फिडेंट रहिए। फिर मैं एक रिमाइंडर दूंगा, सेक्शन डी पहले करना, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, फिर 3 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले और फिर केस स्टडी। माइंड में इस चीज को करके ही जाना, और 15 मिनट जब रीडिंग की मिलेंगी तो कोई भी एमसीक्यू नहीं करेगा। ठीक है, एमसीक्यू नहीं पढ़ने हैं, बिना मतलब अपने ब्रेन को ना बहुत ज्यादा थकाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग 5 नंबर वाले क्वेश्चन से ही बेहतरीन है, सबसे पहले उन्हीं को निपटाओ और बिल्कुल बढ़िया तरीके से निपटाओ। ठीक है, तो उन्हें ही निपटा के करो, इतना ज्यादा वो करने की आपको जरूरत नहीं है। चलो और बताइए सर, एक क्वेश्चन फुट और परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन करा दीजिए। चलो अच्छा ठीक है, फुट और परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन करा देते हैं। फुट और परपेंडिकुलर वाला, चलो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। 3D पहले देखते हैं इसमें फुट और परपेंडिकुलर का क्वेश्चन इसमें उड़ लिया है या नहीं लिया है, फिर देखते हैं। पी की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है,
आ जाओ भाई ऊपर, चलो भाई यहाँ आ जाओ। फुट और परपेंडिकुलर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन, ये सही है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लो, इसे करा देते हैं। चलो, एक पॉइंट P है 2, 4, -1, उस पॉइंट P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला है, आपको उसके फुट फाइंड करने हैं। तो पॉइंट P क्या है? 2, 4, -1। एक पॉइंट P है जिससे परपेंडिकुलर डाला है एक लाइन पर, जिसकी इक्वेशन आपको कुछ ऐसे दी हुई है, x + 5/1, y + 3/4, z - 9/5, शायद यही है, z - 6/9। चल, अब फुट और परपेंडिकुलर के क्वेश्चन को समझना। जब आप यहां से यहां पे फुट डाल देते हो ना, तो इसको नाम जो भी नाम दो, जैसे जी नाम दिया, ये वाला पॉइंट होता है एक्स वाई जेड। अब आपको पहले ये एक्स वाई जेड चाहिए। इन एक्स वाई जेड को निकालने के लिए इक्वेशन को, जो आपको दी जाए लाइन की इक्वेशन, उसको लैम्डा के बराबर रखना, और एक बार इन्हें इक्वल लो, एक बार लैम्डा को इसके इक्वल लो, और एक बार लैम्डा को इसके इक्वल। तो जब इसे लैम्डा के इक्वल लेंगे तो यहां से वैल्यू लैम्डा -5 आएगी। यहां से y की वैल्यू निकालोगे 4 लैम्डा -3, और जब इसे लैम्डा के इक्वल लोगे तो लैम्डा z की वैल्यू आएगी 9 लैम्डा +6। अब फुट और परपेंडिकुलर के क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन को लैम्डा के बराबर रख के एक्स वाई जेड निकाल लो। इतना काम कर लोगे। एक्स वाई जेड निकालने के बाद आप पीजी वेक्टर निकालो। अब पीजी वेक्टर निकलता है जब जी वाले कोऑर्डिनेट्स में से क्या माइनस हो जाते हैं? पी वाला। अब जी वाला कोऑर्डिनेट लैम्डा -5 है, उसमें से माइनस कर दो। पी के कोऑर्डिनेट नहीं लिखे मैंने, पी के कोऑर्डिनेट 2, 4, -1। अब ये माइनस कर दो, तो करना क्या है, मतलब लैम्डा -5 -2, 4 लैम्डा -3 -4, 9 लैम्डा +6, -1 होगा तो वो +1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट बने लैम्डा -7, 4 लैम्डा -7 और 9 लैम्डा +7। ठीक है, इतना आ गए। इतना आने के बाद बस ये लिखना कि परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर होता है? 0 के। अब लैम्डा वाली सारी वैल्यू लिखना जो आपने अभी अभी ली है। और जो भी लैम्डा के कोफिशिएंट्स है ना, उनसे मल्टीप्लाई कर लेना। बस सॉल्व कर लो, लैम्डा आ जाएगा। नाइन 7 जो 63 होते हैं। अब इन्हें सॉल्व कर लो। 81, 82, 88, 98। तो 98 लैम्डा तो ये बन गए। ये कितना बनेगा मेरे हिसाब से? 63 में से 7 जाएंगे 60, और ठीक है, ठीक है 28 और 7 कर लेते हैं 35, और 35 को 63 में से घटाते हैं तो 60 में से 30 गए, 30 बचे और 5 चले गए तो 25, 25 और 3 थे 28। ठीक है, जो भी वैल्यू यानी बच रही हो, आई होप सो 28 बच रही हो। देख लेना एक बार, हमने कहीं गड़बड़ करी है क्या? 4 लैम्डा -3, 9 लैम्डा +6, लैम्डा -5 -2, लैम्डा -7, 4 लैम्डा -7, नहीं करी तो नहीं है। 63 है, 9 लैम्डा +6 हो गया, ठीक है, -3 हो गया +6,
+1 हो गया, -4 हो गया, -3 के साथ। ठीक है, देख लेना, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और लैम्डा की वैल्यू को यहां पुट करना, जो आपने शुरू में XYZ निकाले थे, यहां पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेना, आपको फुट मिल जाएंगे। ये जो यहां से XYZ आएंगे ना, यही आपके फुट्स हैं, यही तो आपके हैं पैर जी तो चाहिए था आपको। ठीक है, तो फुट और परपेंडिकुलर का क्वेश्चन इस तरीके से करना है। इक्वेशन है, इक्वेशन को लैम्डा के बराबर रख के XYZ लो, उन XYZ में से ये वाला पॉइंट घटा लो, तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। उन पॉइंट्स को लिखो और उनके कोफिशिएंट से उनकी मल्टीप्लाई करो और वहां से लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा यहां रख के आपको फुट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप आपको आज की चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ आई होंगी। इसका मोटिव मेरा ये भी था कि यहां से आपको ये भी पता चल जाए कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आ सकते हैं और कैसे कैसे आते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने उस तरीके का क्वेश्चन किया है या नहीं किया है। बहुत ऐसे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने होता है कि हमें सारी चीजें पढ़ ली बट कोई ना कोई चीज मिस कर जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। तो ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए था। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, और आई होप कि आप अपना बेस्ट दे के आए। सो ऑल द बेस्ट आप सबको कल के पेपर के लिए। बहुत अच्छे से दे के आना और रिलैक्स जाना। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, चिल एकदम। थैंक यू।